हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। हम पहले के वीडियोस में भी कई बार म्यूटेशन की डेफिनेशन देख चुके हैं। म्यूटेशन क्या है? तो किसी भी जीव में अचानक से कोई भी यदि चेंज जो कि वंशानुगत हो जाता है, उत्पन्न होता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। जिसके कारण जो नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न होती है उसका साइज़ या उसकी फॉर्म, बनावट, स्ट्रक्चर आदि जो होते हैं उनमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है। इसी आधार पर ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग उन फिनोटाइप चेंजेस के लिए किया था जो कि वंशागत थे। सिर्फ वही उन्हीं को म्यूटेशन कह रहे हैं जो कि वंशागत हो रहे हैं, वही जेनेटिक वेरिएशंस का काम करते हैं। बाकी सोमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी जीव तक ही सीमित रहते हैं। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में केवल उन्हीं चेंजेस के लिए किया जाता है जिनके कारण मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन की स्ट्रक्चर में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। इसीलिए इन्हें सामान्यतः जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, फ्रैक्शनल म्यूटेशन या ट्रू म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन के द्वारा इंडिविजुअल जीन की स्ट्रक्चर में इस प्रकार से चेंज होता है कि उसकी रीडिप्लिकेशन क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि हम हिस्ट्री देखें म्यूटेशन की, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ह्यूगो डिवरीज ने किया था। इसका पहला एग्जाम्पल उन्हें 1791 में मिला था। सेट राइट ने क्या किया था, अपने भेड़ों के झुंड में एक छोटी टांगों वाले मेमने को पाया। नेक्स्ट जनरेशन बाय जनरेशन उन्होंने देखा ये कैरेक्टर जो होगा वो इनहेरिटेड हो गया। ऐसी प्रजाति, ऐसी स्पीशीज़ विकसित हो गई जिनमें सभी भेड़ें जो थी वो छोटी टांगों वाली थी। ये एक रिसेसिव म्यूटेशन का परिणाम था। 1853 में एक नीग्रो दंपति जो थे उनके एक एबनॉर्मल डॉटर का जन्म हुआ जिसकी स्किन ब्लैक थी और कहीं कहीं पर वाइट पैचेस जो हैं वो उपस्थित थे। डार्विन म्यूटेशन के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी बुक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में इस पर लिखा था। म्यूटेशन का अध्ययन विशिष्ट रूप से 1910 में उस समय आरंभ हुआ जब मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना कार्य किया था। ह्यूगो डिवरीज ने ओइनोथेरा लेमार्कियाना म्यूटेशन का अध्ययन किया था। उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी जिसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो अचानक होते हैं तथा ये इनहेरिटेड होते हैं। म्यूटेशंस जिनमें दिखाई देते हैं उन्हें म्यूटेंट कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसमें एक रेड आइज़ वाले जोड़े को लेबोरेटरी में लिया। अनेक जनरेशन्स के बाद उन्हें अचानक से एक वाइट आई मेल दिखाई दिया। इस वाइट आइड मेल और नॉर्मल रेड आइज मेल वाले क्रॉस में उन्होंने पाया कि वाइट आइज का ही कैरेक्टर जो है बाद में स्टेबल हो गया। इस तरह से उन्होंने अनेक चेंजेस देखे। अब हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं म्यूटेशन के क्या हैं। नॉर्मली म्यूटेंट एलील्स जो होते हैं इनके वाइल्ड टाइप या नॉर्मल एलील्स के प्रति जो हैं वो रिसेसिव होते हैं, लेकिन कुछ एक म्यूटेशंस जो हैं वो प्रभावी होते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला में विंग्ड विंग्स या नॉच्ड विंग्स। म्यूटेशन किसी भी जीन पर हो सकता है। अधिकांश म्यूटेशन हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ एक जो होते हैं अधिकांश म्यूटेशन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ एक जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल भी होते हैं। म्यूटेशन जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। समान म्यूटेशंस जो हैं एक जनरेशन के अलग अलग इंडिविजुअल्स में भी हो सकते हैं। अनेक म्यूटेशंस जो होते हैं वो बिना किसी रीज़न के होते हैं। अधिकांश जीन्स के लिए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की रेट बहुत कम होती है। कुछ एक जीन्स जो होते हैं उनमें ये रेट हाई रेट होती है। जीनोम के कुछ एक जीन्स जो होते हैं म्यूटेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, जिन्हें म्यूटेटर जीन्स कहते हैं। कुछ एक जीन्स जो होते हैं जीनोम के दूसरे जीन्स के म्यूटेशन को सप्रेस कर देते हैं, इन्हें हम एंटी म्यूटेटर जीन्स कहते हैं। जीन में कुछ एक स्थानों पर म्यूटेशन रेट हाई होती है, इन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। कुछ फैक्टर जैसे फिजिकल या केमिकल फैक्टर जो होते हैं म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, इन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस की रेट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती है। अधिकांश म्यूटेशन जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव या रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शंस में हो सकते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशंस का आणविक आधार क्या है? तो मॉलिक्यूलर लेवल पर म्यूटेशंस का अर्थ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होना। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंज होएगा, डीएनए से आरएनए बदल जाएगा और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा।
निम्न प्रकार से हो सकता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का चेंज, यदि कोई बेस जो है उसका डिलीशन हो जाए, किसी भी बेस का इंसर्शन हो जाए, या फिर बेस सीक्वेंस जो है उसका इन्वर्जन हो जाए, या फिर बेस पेयर जो है उसका सब्सटीट्यूशन हो जाए। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। डिलीशन ऑफ बेस, मान लो कहीं पर कोई एक, जैसे एक सीक्वेंस है, मान लो CTAG, ठीक है, CTAG, तो यहाँ पे मान लो T विलुप्त हो गया, तो यदि T जब तक था तब तक तो ट्रिपलेट क्या बन रहा था, CTA, ठीक है, या जब तक T था तब तक उसके सामने क्या जुड़ रहा था, एडेनिन जुड़ रहा था, ठीक है। T यहाँ से हट गया तो क्या रह गया, अब CGA रह गया, तो T के सामने जो जगह है वो खाली रह जाएगी, या फिर वो वहाँ पर अब कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट जो प्रोटीन बनेगी वो भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से एक एक्स्ट्रा यदि न्यूक्लियोटाइड आ जाता है या एक्स्ट्रा बेस आ जाता है तो भी चेंज आ जाएगा। इन्वर्जन के अंदर क्या होएगा, बेस सीक्वेंस जो है उसका सीक्वेंस बदल जाएगा, 180 डिग्री एंगल पर वो घूम जाता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेस पेयर के अंदर क्या होएगा, इसके अंदर मान लो एडेनिन थाइमिन से सब्स्टिट्यूट हो गया, ग्वानिन साइटोसिन से, या साइटोसिन थाइमिन से हो गया, थाइमिन ग्वानिन से हो गया, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। पहले 3 चेंजेस जो होते हैं डीएनए के टूटकर फिर से नए स्थान पर जुड़ने के कारण होते हैं। लास्ट म्यूटेशन में डीएनए टूटता नहीं है, बल्कि ये म्यूटेशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन में कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, उसके कारण उत्पन्न हो जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है। चेंजेस 2 प्रकार से आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में डीएनए कोडोन में एक बेस दूसरे बेस से या बेस डेरिवेटिव से बदल जाता है, जिसके कारण क्या होगा, कोडोन में चेंज आ जाता है। कोडोन में चेंज के कारण ये कोडोन दूसरे अमीनो एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन देता है और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाता है, जिसके कारण जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी चेंज आ जाता है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट देखो डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए के कॉरेस्पॉन्डेंस जो एमआरएनए बन रहा है वो भी दे रखा है। ऊपर ही ऊपर आप देखिए ATG, GTA, ATC, CTC, GCG, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर नीचे की एक वो है, इस नीचे वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एमआरएनए जुड़ रहा है। तो थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन से यूरेसिल, साइटोसिन से ग्वानिन, साइटोसिन से फिर ग्वानिन, इस तरह से आप देखते जाएंगे तो क्या होता जा रहा है, यहाँ पर एमआरएनए बनता जा रहा है, ठीक है। ये कोडोन बन गए ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। अब इनके लिए पॉलीपेप्टाइड या एमिनो एसिड्स कौन से होंगे, मैथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होएगा, ये यहाँ पर आप देखिए 3rd नंबर का जो कोडोन है ऊपर डीएनए में, देखिए डीएनए के अंदर ऊपर की तरफ हमारा क्या है, ATC, और यहाँ पर क्या है नीचे TAG। अब इस T की जगह यहाँ पर जो ATC है, यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। जैसे ही थाइमिन की जगह साइटोसिन आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, साइटोसिन से अब पेयर रेप्लिकेशन जब होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, तब क्या जुड़ रहा है उससे, साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस ग्वानिन के अगेंस्ट जब एमआरएनए बनेगा तो फिर से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, साइटोसिन जुड़ जाएगा। तो ये 3rd कोडोन जो है वो चेंज हो जाएगा। 1st, 2nd, 4th, 5th वही रहेंगे, मैथियोनिन, वैलिन, ये जो है वो आइसोल्यूसिन की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन हो जाएगा, ल्यूसिन एंड ग्लाइसिन। तो इस तरह से जैसे ही सब्स्टिट्यूशन होगा, एक बेस जो है दूसरे बेस से चेंज हो जाता है, तो पूरा कोडोन चेंज हो जाता है। जब कोडोन चेंज होता है तो एमिनो एसिड चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड के चेंज होने के कारण प्रोटीन चेन चेंज हो जाती है और कैरेक्टर्स में चेंज आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन 2 प्रकार का हो सकता है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन जो है कब होगा, ट्रांजिशन जब एक प्यूरिन प्यूरिन से बदलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। प्यूरिन पिरिमिडिन से बदलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। प्यूरिन प्यूरिन से, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से यदि चेंज हो रहा है तो वो है ट्रांजिशन। प्यूरिन पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन यदि प्यूरिन से चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। तो ये क्लियर है आपको। ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा, जैसे प्यूरिन के अंदर कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, और पिरिमिडिन के अंदर आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली यदि हम डीएनए ही लेकर चलते हैं तो थाइमिन ही रहेगा, ठीक है। तो यदि हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा,
एडेनिन यदि ग्वानिन से चेंज हो रहा है या ग्वानिन यदि एडेनिन से चेंज हो रहा है तो हो गया ट्रांजिशन। ठीक है, ऐसे ही यदि हम पिरिमिडिन की बात लेकर चलें तो यदि थाइमिन जो है वो साइटोसिन से चेंज हो रहा है या साइटोसिन थाइमिन से चेंज हो रहा है तो हो गया ट्रांजिशन। अब यदि हम ट्रांसवर्जन की बात लेकर के चलते हैं तो एडेनिन यदि थाइमिन से चेंज हो रहा है या थाइमिन एडेनिन से चेंज हो रहा है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से चेंज हो रहा है या साइटोसिन एडेनिन से चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली प्यूरिन यदि पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन यदि प्यूरिन से सब्सटीट्यूट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। यहाँ आपको डायग्राम में भी ट्रांसवर्जन दिखाया गया है। तो इस तरह से म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट म्यूटेशन किस किस तरह से हो सकता है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को अफेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।